नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। हमारे साथ आई इंडिया स्टूडियो में मौजूद हैं आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। मैं अपने दर्शकों को अपने अतिथि प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव जी का परिचय करा दूं कि आप सीतापुर जनपद की ही तहसील महमूदाबाद के कैथी टोला के स्थायी निवासी हैं और आप एक शिक्षक परिवार से ही आते हैं। आपके पिता स्मृतिशेष जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव जी कॉलमेन इंटर कॉलेज महमूदाबाद में नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता थे। आपने 97 to 99 में 2 साल आरएमपी महाविद्यालय से ही एमए राजनीति शास्त्र की पढ़ाई कंप्लीट की और टॉप किया। इसके पश्चात 2000-2001 में उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा अप्रूव्ड होकर के एसएस कॉलेज शाहजहांपुर में आपने अध्यापन कार्य किया। उसके पश्चात 2002 और 2003 में आयोग से चयनित होकर के म्युनिसिपल इंटर कॉलेज सीतापुर में नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता पद पर आपने कार्य किया। तुरंत ही 2003 में आपका चयन यूजीसी से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर आरएमपी महाविद्यालय में ही हो गया। हम सब के लिए सर ये गौरव की बात है कि आरएमपी महाविद्यालय का ही छात्र और उसी महाविद्यालय में आप प्रवक्ता हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर हुए। उसके पश्चात प्रमोट होते होते आप एसोसिएट प्रोफेसर तक आए। फिर आयोग से चयनित होकर के आप आज आरएमपी महाविद्यालय में प्राचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। यह संपूर्ण जनपद वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। आपको मैं बता दूं कि रजनीकांत जी का जो मेरिट थी आयोग से प्राचार्य पद के लिए जब चयन हुआ तो इतनी अच्छी थी कि आपको सीतापुर से कोई हटा नहीं पाया और सीतापुर जनपद में ही आप उसी महाविद्यालय के प्राचार्य बने। ये हम सब के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। इसी के साथ अगर आपका एकेडमिक देखा जाए तो डॉक्टर रजनीकांत जी ने 22 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में प्रतिभाग किया है, आरएमपी महाविद्यालय को रिप्रेजेंट किया है और 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आपका आई इंडिया स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नई शिक्षा नीति पर बात करने के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आई इंडिया परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। 1985 से पुरानी शिक्षा नीति देश में लागू थी। 2020 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उन्हें ये महसूस हुआ कि अब नई शिक्षा नीति की देश में आवश्यकता है। 2020 में नई शिक्षा नीति को अमली जामा पहनाया गया भारत सरकार के द्वारा और जुलाई 2021 से नई शिक्षा नीति देश के भारतवर्ष के सभी विश्वविद्यालयों में लागू है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश और कानपुर लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी उस शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई हो रही है। चूँकि सीतापुर जनपद के सभी महाविद्यालय पूर्व में कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध थे और अब वो सभी महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता देश को क्यों महसूस हुई? देखिए उपेंद्र जी, ऐसा है, शिक्षा भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग स्वरूपों में दी जाती रही है। गुरुकुल प्रणाली से हमारे यहाँ जो परंपरा प्रारंभ हुई, फिर मैकाले की शिक्षा प्रणाली हम लोग जिसको कहते हैं कि अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली चल रही है। अभी वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली जिसको हम नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जिसको हम कह रहे हैं, इसको लाने की आवश्यकता वहाँ से यहाँ तक आते आते जो बदलाव हुए उस क्रम में अगर हम इसको देखें तो सरकार को ये लग रहा था कि अभी तक जो शिक्षा प्रणाली है, सरकार बार बार इस बात की आवश्यकता महसूस कर रही थी कि जो युवा शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो आखिर इस शिक्षा का प्रयोग क्या कर रहा है। हम एक बेरोजगारों की बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं। इस शिक्षा को विद्यार्थी के व्यक्तिगत जीवन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ पे बहुत बल था। शिक्षा मूल्यों को भी बचाना अपने देश की ये भी एक चुनौती है शिक्षा के सामने, क्योंकि हर शिक्षा में उस देश के जो सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्य होते हैं उनका आईना होती है उस देश की शिक्षा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कैसा लग रहा था कि बहुत सारे बदलाव लंबे समय से उच्च शिक्षा में और
उससे नीचे की शिक्षा में होने की जो है एक मांग चल रही थी। तो भारत सरकार का एक ये विज़न था, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न था कि शिक्षा को कुछ इस तरह से बदलाव किया जाए कि इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आए और ये शिक्षा युवाओं के लिए, समाज के लिए ऐसे प्रशिक्षित तैयार कर सके जो कि न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्पीट कर सकें। इस लिहाज से ये बदलाव लाने का प्रयास किया गया और इतना लंबा समय इसीलिए लग गया। सर, नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में अंतर क्या है? वो एक दूसरे से परस्पर कैसे भिन्न है? पुरानी शिक्षा नीति जो है वो वार्षिक शिक्षा प्रणाली थी कि जैसे बच्चा ने इंटर पास किया, उसने बीए में एडमिशन ले लिया, 1 साल पढ़ाई की, परीक्षा दे दी, फिर दूसरे साल में एडमिशन ले लिया। इस तरह उसने 3 साल में 3 बार परीक्षा दी, पास हो गया, उसका ग्रेजुएशन हो गया। लेकिन वास्तव में शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रणाली में ना तो बच्चे का कोई आंतरिक मूल्यांकन किया जाता था, ना कुछ संकायों में, कला संकाय में जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसमें प्रायोगिक शिक्षा थी ही नहीं। भूगोल में थी, फिजिकल एजुकेशन में थी, लेकिन ये संस्कृत है, अंग्रेजी है, तो इसमें कोई कनेक्ट बच्चा होता ही नहीं था व्यवहारिक शिक्षा से। तो ये सब जो कमियां थी पुरानी शिक्षा में, उनको दूर करने के लिए नई शिक्षा प्रणाली इस तरह से डिजाइन की गई है कि इसमें बच्चे को व्यवहारिक पक्ष से समाज के जुड़ना होगा, उसको ऐसी शिक्षा लेनी होगी जो उसके जीवन में काम आए, जो उसको रोजगार परक बनाए, जो उसको अपने देश के ऐतिहासिक विरासत से भी जोड़े रखे, जो उसको आने वाले जो ग्लोबल कंपटीशन है उसके लिए भी तैयार कर सके। तो ये सारे बदलाव चाहिए थे और यही बदलाव वो जो है जो नई शिक्षा नीति को पुरानी शिक्षा से भिन्न करते हैं। सर, नई शिक्षा नीति की वो कौन सी विशेषताएं हैं जिनसे नवयुवकों में, विद्यार्थियों में बदलाव की संभावनाएं देखी जा रही हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि नई शिक्षा नीति लागू भी हो गई है। हम लोगों ने एक पूरा सत्र निकाल दिया है, 2 सेमेस्टर की पढ़ाई और परीक्षाएं भी हो गई हैं, लेकिन अभी भी लोग इस नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से समझ नहीं पाए हैं। ना तो बच्चे समझ पाए हैं, ना उनके अभिभावक समझ पाए हैं। शिक्षक समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शिक्षकों की भी समझ से परे मुझे लग रहा है। सारे शिक्षकों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारे हैं शिक्षक जिनको अभी नई शिक्षा नीति को बहुत समझने की आवश्यकता मैं खुद महसूस कर रहा हूँ प्राचार्य के रूप में। तो अगर हम बात करें कि नई शिक्षा नीति जो है उसको जो फॉर्मेट उसका है, अब सेमेस्टर प्रणाली पे इसको ले आया गया है, यानी कि बच्चे को कुल पढ़ाई में हर वर्ष में 2 सेमेस्टर करने होंगे। पहले ग्रेजुएशन सामान्य जो पारंपरिक था वो 3 साल का होता था, अब स्नातक जो है वो 4 साल का हो सकेगा। हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे। इस तरह कुल अब जो ग्रेजुएशन की शिक्षा है वो 8 सेमेस्टर की हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अब क्रेडिट सिस्टम को लागू कर दिया गया है। अभी तक अब लोग क्रेडिट सिस्टम को जान नहीं रहे कि क्रेडिट क्या है, और क्रेडिट का मतलब यह है कि बच्चा जो पढ़ाई करेगा वो क्वांटिटेटिव रूप में, अंकों के रूप में उसका जो है अध्ययन वो अर्जित हो जाएगा। और इसके लिए पूरे प्रदेश स्तर पर एक बैंक बनाया जा रहा है, जिसको जो है एकेडमिक डाटा जो है उसको क्रेडिट करने के लिए एक बैंक बनाया जा रहा है, ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसकी स्थापना की जा रही है। बच्चे को अब ये फैसिलिटी रहेगी कि बच्चा जब चाहे वो बीच में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम रहेगा। जैसे बच्चा अगर लगता है उसको कि 1 साल पढ़ाई की उसने, उसके बाद उसको लग रहा है कि अभी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा अगले साल, बच्चा 1 साल पढ़ के पढ़ाई छोड़ देगा। बच्चे को लग रहा है 1 साल बाद कि मुझे फिर पढ़ना चाहिए, मेरे पास सुविधाएं उस समय नहीं थी, अब मैं कर सकता हूं, तो फिर बच्चा उस संस्थान में वापस ले लिया जाएगा। पहली चीज तो ये सर, सेम कोर्स मेरे वापस ले लिया जाएगा। हाँ, उसी कोर्स में वापस आ जाएगा। पहली बात तो यह कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम हो गया, बच्चा बीच में छोड़ सकता है और रिज्वाइन कर सकता है। सर, दूसरी बात यह हो गई कि वार्षिक शिक्षा प्रणाली से हटा करके सेमेस्टर सिस्टम हो गया, तो सतत और सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में बीच में उसका असेसमेंट इंटरनल एग्जाम से भी किया जाएगा, असाइनमेंट वगैरह दे करके, प्रोजेक्ट वर्क दे करके। तो बच्चे को साल भर सतत सीखना है, वो ऐसा नहीं कि एडमिशन लेके घर पे बैठ गया, बच्चे को रेगुलर आना है और सीखना है। तीसरी चीज ये हो गई इस नई शिक्षा नीति में कि कुछ को करिकुलर पेपर बना दिए गए हैं, कुछ वोकेशनल पेपर बना दिए गए हैं। तो शिक्षा के साथ को करिकुलर के जो पेपर होंगे और सह शिक्षा के जो विषय हैं वो अपना सर्वांगीण विकास, फिजिकल डेवलपमेंट भी उससे करेगा। बच्चा म्यूजिक ले सकता है, बच्चा गिटार बजाना सीख सकता है, बच्चा कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है जिससे उसका विकास
शिक्षा के साथ साथ होता रहे। दूसरी चीज़ ये है कि हर एक सेमेस्टर के बाद एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम दे दिया गया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम इसलिए दिया गया है कि पूरे स्नातक के दौरान बच्चा सिर्फ पढ़ाई ना करे, कुछ ऐसे भी कोर्स सीखेगा जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन है, डाटा एनालिसिस है, फैशन डिजाइनिंग है। तो इस तरह के जो भी कोर्सेज वोकेशनल हैं उससे बच्चे का व्यावसायिक दक्षता आएगी उसके अंदर। तो सामान्य बीए करके जैसे कहते हैं क्या कर रहे हो, बीए करके साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बीए करने के बाद बच्चा इतना उसमें कौशल आ जाएगा कि बच्चा अपना रोजगार परक भी जो है वो जीवन अगर चाहे तो उसमें आगे बढ़ सकता है। तो ये हो गया सर। नई शिक्षा नीति पिछले एक सत्र से लागू है, एक पूरा बैच निकल चुका है, 2 जो है सेमेस्टर पास आउट करके, जैसा आपने बताया। इससे लागू होने के बाद आउटकम क्या मिले हैं? हाँ, ये भी बहुत ही एक सोचने वाली बात है और वास्तव में इस पर जो है मुझे तो लग रहा है रिसर्च करनी चाहिए। 1 साल हो गया नई शिक्षा नीति, हम जो कि इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय से संयुक्त महाविद्यालय हैं, हमारे महाविद्यालय में इधर कोविड काल रहा, आप सोचिए कि बच्चों के लिए बहुत समस्या रही पिछले साल। उसके बावजूद भी नई शिक्षा का मैं आपको अगर आउटकम बताऊं, सबसे पहला आउटकम नई शिक्षा नीति का ये हुआ है कि बच्चों की महाविद्यालय में उपस्थिति बहुत बढ़ गई है। ये मैं बिल्कुल निसंकोच इस बात को मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो बच्चे आते थे हमारे यहाँ, हमारे महाविद्यालय में सबसे ज़्यादा बच्चों की उपस्थिति रहती है, लेकिन फिर भी जब नई शिक्षा नीति लागू हुई, मैंने कहा ना सतत जब उनका अध्ययन हो रहा है तो कभी असाइनमेंट जमा करना है, कहीं उनको जो है प्रायोगिक काम करना है और 2 बार परीक्षा होनी है, 2 बार उनको एग्जाम फॉर्म भरना है, तो इतने कॉन्टिन्यूटी बन गई है कि बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई महाविद्यालय में, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने बताया कि चूँकि को करिकुलर सब्जेक्ट हमारे यहाँ ऐड हो गए हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं, तो बच्चे इसी बहाने कंप्यूटर स्किल जो नहीं सीखते थे, गांव देहात के बच्चे थे, अब वो भी सीख रहे हैं। इस तरह के जो भी बागवानी के कोर्स हैं, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स हैं, हम MOUs भी साइन कर रहे हैं कुछ ऐसे संस्थानों से जो बागवानी सिखाते हैं, जो इस तरह के छोटे छोटे व्यावसायिक कोर्स सिखाते हैं। तो बच्चों की उसमें रुचि बढ़ी है, बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी, फिजिकल कार्यक्रमों में, इस तरह से मतलब ओवरऑल बच्चों को मैंने देखा है पिछले एक सत्र के जो हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादा निकल के पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सर, आपने बताया कि जो है बच्चे 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर करने के बाद जा सकते हैं। हाँ। और अगर उनकी स्थिति फिर उन्हें लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, फिर सेम सिलेबस पे वो वापस आ सकते हैं। हाँ। उसी कोर्स को करने के लिए। इसके दौरान अगर सर वो 2 सेमेस्टर पास आउट करके जाते हैं, फिर नहीं आते हैं, तो उन 2 सेमेस्टर के पास आउट करने के बाद उन्हें कोई डिप्लोमा या इस तरीके का क्या बेनिफिट क्या होगा? हाँ, देखिए ये और बहुत लचीली शिक्षा प्रणाली की गई, ये भी किसकी बहुत अच्छी विशेषता है। नई शिक्षा नीति में अगर कोई बच्चा मिनिमम 2 सेमेस्टर्स को करने होंगे, 2 सेमेस्टर करके अगर बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट अलॉट हो जाएगा। अगर वो 4 सेमेस्टर 2 साल कर लेता है तो उसको डिप्लोमा अवार्ड हो जाएगा, डिप्लोमा हो गया बच्चा। अगर वही बच्चा 6 सेमेस्टर कर लेता है, 3 साल पढ़ लेता है, तो वो साधारण स्नातक अवार्ड हो जाएगा उसको। और वही बच्चा अगर 4 साल का कोर्स पूरा कर लेता है तो उसको स्नातक विथ रिसर्च स्पेशलाइजेशन अवार्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद वो मास्टर्स कर सकता है सीधे। सर, जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा स्नातक या जो विद रिसर्च आपने बताया उसको अवार्ड हो जाएगा वो जी। तो उन सर मान लो 2 सेमेस्टर करने के बाद जो उसे सर्टिफिकेट अलॉट होगा उसकी वैल्यूएशन क्या होगी? वो उतना ही प्रमाणिक होगा जितना कि अन्य जगहों संस्थानों से जो बच्चे करते हैं, इग्नू से या कहीं से भी आप करते हैं, या कोई बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुले पॉलिटेक्निक वगैरह जो डिप्लोमा देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक उसी तरह सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सों की वैल्यू होगी उनकी। नहीं सर, एक चीज़ मुझे लगता है बहुत स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हाँ। कि 1 साल करने के बाद या 2 साल करने के बाद जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अलॉट होगा उसकी वैल्यूएशन किस डिग्री के पैरेलल होगी? नहीं, देखिए जैसे पॉलिटेक्निक से करता है बच्चा, मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो उसकी डिप्लोमा मानी जाती है। जब वो बीटेक करता है तो वो डिग्री मानी जाती है। जो फर्क वहाँ पर है टेक्निकल में, ठीक वही फर्क बच्चे का हो जाएगा। मतलब हमेशा जब डिग्री वाला जहाँ पे अप्लाई करना होगा और 3 साल की डिग्री मांगी जाएगी वो कर सकेगा। जहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा मांगा जाएगा वो 2 साल वाला ही कर पाएगा, या जहाँ डिग्री मांगी जाएगी वहाँ डिप्लोमा वाला अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो उसकी दक्षता ज़्यादा होगी। थैंक यू सर। एक सर क्वेश्चन और कि नई शिक्षा नीति लागू करने में आप लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जैसे पूर्व में ये देखा गया कि अचानक से सत्र परिवर्तन कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यूपी बोर्ड के स्कूल्स में जी। तो देखा गया कि बहुत सारी प्रैक्टिकली बहुत सारी चुनौतियां आई स्कूल्स वालों के सामने भी और बच्चों के सामने भी कि अप्रैल में न्यू एडमिशन
और आज भी जुलाई में एडमिशन पहले की तरह हो रहे हैं सर। तो उसी तरह से नई शिक्षा नीति लागू करने में आप लोगों के सामने भी कुछ दिक्कतें आ रही होंगी। वास्तव में चुनौतियां हैं बहुत सारी। देखिए, सबसे पहले एक चुनौती तो हमने जो फेस करी, क्योंकि हम एक बहुत ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं पिछले साल से। एक पहली फेज की प्रॉब्लम ये आई कि हमारा विश्वविद्यालय चेंज हो गया। ये मैं अपनी पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ महाविद्यालय की, और पूरे जनपद की बात कर रहा हूँ। सीतापुर के सारे महाविद्यालय इस फेज को फेस कर रहे हैं कि हमारा विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में चला गया। तो हम लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त हो गए, हमारा कॉलेज लखनऊ में चला गया। तो पिछले साल से ये हो रहा है कि हम 2 विश्वविद्यालयों के आदेशों का पालन कर रहे हैं। और हमारे पिछले साल जो है वो 1/3 बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय के निर्देशों के अंतर्गत पढ़ रहे थे, 2/3 बच्चे हमारे कानपुर के अंतर्गत थे। तो एक तो ये चैलेंज था। उसी दौरान पिछले साल नई शिक्षा नीति का आगमन हो गया। अब जब ये लागू हो गई तो हम 2 तरह के जो है अध्ययन प्रणालियों का जो के बीच में अभी चल रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमको 3rd ईयर के बच्चों की जो परीक्षा करानी थी वो करानी थी वार्षिक प्रणाली के आधार पर, 2nd ईयर के बच्चों की वार्षिक प्रणाली के आधार पर करानी थी, और हमको जो 1st ईयर के बच्चे थे उनकी करानी थी सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर। दूसरी चीज, हमको क्रेडिट रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, हमको असाइनमेंट का जो है रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। तो 1st ईयर के बच्चों का ये काम करना है, तो 2nd ईयर 3rd ईयर में नहीं होना है। तो एक तो 2 तरह के कॉलेज जो है नियम कानूनों के तहत चल रहा है इसमें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो चुनौती सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की। अरे मुझे लगता है ये हम लोग तो फेस कर ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे और महाविद्यालय, अब तो सीतापुर जनपद में बहुत सारे जो है निजी शिक्षण संस्थान खुले हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि सरकार ने जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम तो कर दिए हैं कि हमको व्यावसायिक शिक्षा भी देनी है बच्चों को। हर जो है, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये किया है कि जो दूसरे, चौथे, छठे और 8वें सेमेस्टर हैं उसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम देने हैं। पहले, तीसरे, 5वें, 7वें पाठ्यक्रम जो है ऑड में, मतलब जो है उसमें ही हम को करिकुलर पाठ्यसह गतिविधियों वाले पाठ्यक्रम देंगे। लेकिन एक चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ बच्चे ने जैसे ले लिया फैशन डिजाइनिंग, या बच्चे ने ले लिया कंप्यूटर एनालिसिस, लेकिन बहुत सारे शिक्षण संस्थान ऐसे ना तो जहाँ कंप्यूटर लैब्स हैं, ना जहाँ पर फैशन डिजाइनिंग के कोई टीचर हैं। बच्चे ने कर्मकांड ले लिया, उसका कोई टीचर नहीं। तो एक जो वोकेशनल पाठ्यक्रम है इन कॉलेजों में ना तो इनके लिए टीचर्स हैं। एक चुनौती बड़ी ये है कैसे इसको हम पढ़वाएं। हम क्या कर रहे हैं कि कर्मकांड है, अच्छा संस्कृत वाला प्राध्यापक जो है उसका एक पेपर आता है जो उसका अनुषांगिक विषय है वो पढ़ा रहा है। तो एक बड़ी फैकल्टी की हमारे सामने चुनौती है। दूसरे, मैंने बताया कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी चुनौती है, जो नई शिक्षा नीति में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, क्योंकि सरकार की योजना आगे चल के जो बड़े कॉलेज हैं उनको ऑटोनोमस कॉलेज में बदलने की है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही विस्तृत एक्चुअली है शिक्षा नीति का प्लान, और समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे नए बदलाव आप देखेंगे पूरे शिक्षण संस्थानों में। तो ये बड़ी चुनौती, इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती, फैकल्टी जो हमारे पास नहीं है उसकी चुनौती, और सबसे बड़ी चीज़ है अभी लोगों में नई शिक्षा नीति की प्रति उनको समझ पैदा करने की चुनौती है। अभिभावक जान ही रहे, वो तो जानने साल में एक बार परीक्षा होगी, कह अरे सर हमने तो दोबारा परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरा साहब, हमें तो पता था एक ही बार होती है। तो ये सारी बहुत सी चुनौतियां हैं। सत्री कार्य, असाइनमेंट वगैरह ऐसे टर्म आ रहे हैं, क्रेडिट क्या है जान ही नहीं रहे हैं। तो बच्चों को समाज में अवेयरनेस लाने की, और मुझे लग रहा है आपने साक्षात्कार किया है, ये भी बहुत अच्छा है। बड़े समाज के वर्ग तक जो है ये सूचनाएं जाएंगी लोगों तक। एक सर अंतिम क्वेश्चन ये कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सीतापुर के महाविद्यालयों में क्या परिवर्तन देखा जा रहा है? क्योंकि जो आपने बताया कि फैकल्टी की दिक्कतें हैं, तो आप लोग के यहाँ तो गवर्नमेंट या एडेड स्कूल्स में, कॉलेजेस में तो काफ़ी कुछ है, काफ़ी स्टाफ आ गया है सर, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें तो एक सीमित संसाधन है जी, उनके सामने तो सर काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो ऐसे में कई बदलाव देखे जा रहे होंगे सर, चूँकि आप प्राचार्य हैं और पूरे ज़िले में आपका कहीं इंस्पेक्शन होता है, आना जाना रहता है सारे डिग्री कॉलेजेस में, तो क्या महाविद्यालयों में क्या परिवर्तन देखे जा रहे हैं सर? मैंने जो व्यवहारिक रूप में जो समस्याएं देखी हैं, या जो मैं वार्ता करता हूं, क्योंकि देखिए औपचारिक रूप से सभी लोग नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित कर रहे हैं, सभी महाविद्यालयों में चल रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में जो कठिनाई मैंने बताई हैं वो मेरे यहाँ भी हैं, लेकिन कमोबेश ये कठिनाइयाँ जो निजी शिक्षण संस्थान में ज़्यादा हैं जी, क्योंकि उनके पास इतने बड़े बड़े विभाग नहीं हैं, इतने प्राध्यापक भी नहीं हैं, अप्रूवल होता है उनके यहाँ टीचर्स का, अब वो टीचर्स हैं कि नहीं बीच में चले गए हैं। अब कोई टीचर, क्योंकि वो सरकारी सेवक तो है नहीं, बीच में कभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिला छोड़ के चला गया, ऐसी स्थिति में उनके लिए बीच सत्र में इन चीज़ों को मैनेज करना है, तो ये बड़ा उनके लिए चैलेंज आ रहा है।
दूसरी चीज़ जो मैंने बताई कि फाइनेंशियल उनको ऐड नहीं मिल रही, चूँकि कहीं से उनको अपने ही रिसोर्सेज से ये सारी चीज़ें करनी है। तो इसके लिए एक्चुअली बहुत अब हमको बिल्डिंग भी ज़्यादा चाहिए, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, अब बायोमेट्रिक भी हमको करना है बच्चों के लिए, अब हमको जो है बच्चों के असाइनमेंट के स्टॉक करने के लिए भी हमको बिल्डिंग चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बात करी उनको समस्या आ रही है, एकेडमिक पक्ष पे ज़्यादा समस्या आ रही है। और बच्चों की आमद भी मैंने बताया, बायोमेट्रिक जब तक नहीं होगी 100% बच्चों को बुलाने में भी थोड़ा दिक्कत आती है सर। ये भी निजी शिक्षण संस्थानों में ये भी बच्चों को ये लगता है अभिभावकों को एडमिशन करा दिया है तो अब इनकी कॉलेज की जिम्मेदारी हो गई। तो हमने जो बात की उनको लग रहा है कि सर ये बड़ी चुनौतियां हैं हमारे लिए, बच्चों को कैसे हम 100% उपस्थित उनकी कराएं, किस तरह से बच्चों को जो है हम रेगुलरली इन चीज़ों के बारे में अवेयर करें, और किस तरह से हमारे पास फैकल्टी ना होने की वजह से हम कैसे इसको रन कराएं, ये एक समस्या हमें लग रहा है। आपने सर बताया सर लास्ट क्वेश्चन कि बच्चे एक बार उन्होंने फॉर्म भर दिया, अभी अवेयरनेस नहीं है कि 2 बार एग्ज़ाम होने हैं सेमेस्टर वाइज, तो दोबारा कई बार बच्चे आते हैं कहते हैं फॉर्म ही सर मुझे जानकारी नहीं थी। ऐसे बच्चे सर जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म, उनके लिए सर क्या ऑप्शन रहता है? उनका सेमेस्टर उनका वो समय खराब हो जाता है या ऐसा कुछ? वो सेमेस्टर उनका फिर रह जाएगा, उनको वो सेमेस्टर अगले सेमेस्टर के साथ करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बच्चा फिर 6 महीने पीछे हो जाता है। थैंक यू सर। आपने सुना नई शिक्षा नीति पे आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी का साक्षात्कार। नई शिक्षा नीति से क्या फ़ायदे हैं युवाओं को, छात्रों को, और क्या कठिनाइयां आ रही हैं महाविद्यालयों को नई शिक्षा नीति लागू करने में, और बच्चों को भी कई बार कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब से जूझते हुए, इन सब संघर्षों का सामना करते हुए बच्चे और महाविद्यालय नई शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं, क्योंकि उसके आउटकम ज़्यादा अच्छे हैं, उससे लाभ ज़्यादा हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेन जी। आई इंडिया से की अवध क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप निरंतर देखते रहिए आई इंडिया। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।